एंजाइना पेक्टोरिस के ऊपर फ्लो चार्ट बनाने वाले हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर लेना यार। चलो स्टार्ट करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस की डेफिनेशन पढ़ते हैं, मैकेनिज्म पढ़ते हैं और कौन कौन सी कंडीशन इसको प्रेसिपिटेट करती है वो पढ़ते हैं। फिर इसका पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या होगा ड्रग से वो भी देख लेते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। डेफिनेशन की हेडिंग जो इसकी डेफिनेशन है, मैं इसको चंद पार्ट्स के अंदर मैं इसको तोड़ रहा हूँ, तो आप इसको देखिएगा एंजाइना पेक्टोरिस की डेफिनेशन को। तो ये शार्प सीवियर पेन है जो प्रीकॉर्डियम, लेफ्ट आर्म या फिर इसके अलावा शोल्डर में भी हो सकता है, स्पेसिफिकली लेफ्ट साइड पर, नेक साइड पे भी हो सकता है या फिर फेस पे भी हो सकता है। यहाँ तक फेस भी हो सकता है। और ये जब होगा जब मायोकार्डियल इस्कीमिया होगा। मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से, मायोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से ही क्यों होगा? क्योंकि कोरोनरी इनसफिशिएंसी हो गया है। कोरोनरी इनसफिशिएंसी हो गया है वैन। और ये कब होगा? वर्कलोड, जब हार्ट के ऊपर वर्कलोड ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? इसकी ब्लड सप्लाई से, यानी हम हार्ट से ज़्यादा काम करवा रहे हैं लेकिन इसको खुराक नहीं दे रहे, तो फिर हार्ट पेन करेगा, उसको बोलेंगे एंजाइना पेक्टोरिस। तो देखिएगा मैंने इसकी डेफिनेशन को तकरीबन 3-4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। तो नंबर 1, फिर मैंने प्रीकॉर्डियम लिखा, फिर मैंने मायोकार्डियल इस्कीमिया लिखा, फिर मैंने कहा कोरोनरी इनसफिशिएंसी व्हेन वर्कलोड। अब एंजाइना पेक्टोरिस है क्या? तो इसकी नेचर क्या होगी? ये एक पेन है। तो यहाँ पे एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में पूछा जाए कि इसकी नेचर क्या है क्या, तो ये आपने बताना है कि शार्प सीवियर पेन है। पूछा जाए अगला सवाल कि एंजाइना पेक्टोरिस का पेन किस जगह पे फील होता है, तो पेन फेल्ट वेयर, कि कहाँ पेन फील होता है, तो आपने बताना है प्रीकॉर्डियम में, यानी चेस्ट का वो वाला एरिया जो हार्ट को ओवरलाई करे उसको बोलते हैं प्रीकॉर्डियम। लेफ्ट आर्म में हो सकता है, शोल्डर की तरफ हो सकता है, नेक में हो सकता है, फेस पे हो सकता है। अगला सवाल कि एंजाइना पेक्टोरिस का कॉज क्या होगा, कौन सी कंडीशन कर रही है, तो उसका कॉज मायोकार्डियल इस्कीमिया है। मायोकार्डियल का मतलब हार्ट के मायोकार्डियम यानी मसल, कार्डिक मसल की बात करें। इस्कीमिया का मतलब होता है कि हाइपोक्सिया हो गया। हाइपोक्सिया के नतीजे में बहुत सारे मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए। सिंपल कह सकता हूँ एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस से लैक्टेट प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से पीएच ड्रॉप कर जाती है और मसल डैमेज होना शुरू हो जाती है। इस कंडीशन को बोलते हैं इस्कीमिया। तो मायोकार्डियल इस्कीमिया का कॉज होगा। और ये किस वक्त होगा? व्हेन। और इसका मैकेनिज्म क्या होगा? इसमें मैकेनिज्म ऊपर लिखना चाहिए था। मैकेनिज्म इसका कोरोनरी इनसफिशिएंसी, मतलब हार्ट को इतना ब्लड नहीं मिल पा रहा जितना वो काम कर रहा है, जिसकी वजह से वर्कलोड ज़्यादा है और फाइनली एंजाइना पेक्टोरिस होगा। तो नेचर क्या है इसकी, पेन के कहाँ पे फील होता है, इसका कॉज क्या है, मैकेनिज्म क्या है और ये किन किन कंडीशन में होता है वो बताना है। तो ये होगी इसकी डेफिनेशन। तो आपने डेफिनेशन को अगर इस तरह टोटे करके लिखोगे तो फिर भी ठीक है, लेकिन इसको पैराग्राफ की फॉर्म में कर लेना आप। तो इसकी डेफिनेशन तो होगी। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म क्या होगा? एंजाइना पेक्टोरिस का मैकेनिज्म इस तरह से होगा कि हमने किसी तरह हार्ट की ब्लड सप्लाई को कम कर देना है और हार्ट का वर्कलोड को बढ़ाना है। तो इसका एंजाइना पेक्टोरिस कराने के लिए मेरे पास 2 ही कंडीशंस हैं। या तो मैं पेंसिल से लिखते हैं, कोरोनरी ब्लड फ्लो को कम कर दूं या फिर मैं वर्कलोड को कोरोनरी ब्लड फ्लो से ज़्यादा बढ़ा दूं। तो यही 2 मेजर कंडीशंस हैं, इन दोनों को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं किस तरह से होगा। एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या फिर थ्रोम्बस, कोई भी कॉज हो तो यहाँ पे लिख देते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर थ्रोम्बस। इन्होंने करना क्या है, इन्होंने कोरोनरी वेसल्स को ब्लॉक कर देना है। आज मेरे पास स्पेस कम है क्योंकि सफ़े ख़त्म हो गया, तो इसे पूरा करना पड़ेगा। ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी वेसल्स। जब कोरोनरी वेसल्स की ब्लॉकेज होगा तो फिर हमें हाइपोक्सिया देखने को मिलता है और हाइपोक्सिया आके लीड करेगा इस्कीमिया और इस्कीमिया से नेक्रोसिस। हाइपोक्सिया की वजह से मायोकार्डियल इस्कीमिया।
इस कंडीशन में हार्ट नेक्रोसिस तक नहीं जाएगा, यानी हार्ट अटैक यहाँ पे नहीं होगा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन यहाँ पे नहीं होगा, बल्कि ये मायोकार्डियल इस्कीमिया तक ये प्रेजेंट करेगा, तब इसको एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। अगर ये इंफार्क्शन तक चला जाए तो उसको हार्ट अटैक यानी मायोकार्डियल इंफार्क्शन बोलते हैं। इस्कीमिया के नतीजे में बहुत सारे मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट जिनको लैक्टेट बोल सकते हैं, लैक्टेट या फिर दूसरे एसिडिकाइंस। तो प्रोडक्शन ऑफ एसिडिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, उनके एग्जाम्पल्स हैं लैक्टेट, हाइड्रोजन आइंस, हिस्टामीन्स, ये भी प्रोड्यूस होता है हिस्टामीन। और ये जो कंपाउंड्स होती है ये पेन नर्व फाइबर को एक्टिवेट कर देते हैं, पेन नर्व बाइंडिंग को स्टिमुलेट करते हैं, जो पेन को कैरी करेंगे, स्टिमुलेशन ऑफ पेन नर्व बाइंडिंग, क्योंकि ये कंपाउंड पेन नर्व बाइंडिंग को डैमेज कर देगा। तो पेन नर्व बाइंडिंग एक्टिवेट होगी किसके अंदर, कार्डिक मसल के अंदर। जब पेन नर्व बाइंडिंग एक्टिवेट होगी तो फिर सेंसेशन पेन वाली जाएगी, तो लिखेगी यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ पेन impulses from sensory afferent nerve fiber to CNS, और हमें शार्प पेन देखने को मिलेगा। तो ये था इसका मैकेनिज्म। ओके, मैकेनिज्म तो हो गया इसका। मैकेनिज्म में बस ये करना है कि आपने ब्लड फ्लो को कम कर देना या फिर वर्कलोड को बढ़ा देना है। किन किन कंडीशन के अंदर ये प्रेसिपिटेट करेगा पेन, तो यहाँ पे लिखते थे कंडीशन वही है कि किसी तरह आपने वर्कलोड को बढ़ा देना है। तो वर्कलोड को बढ़ाने के लिए मैं सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन यानी मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देना है। जैसे अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज में मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, टिश्यू को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो ब्लड फ्लो भी ज़्यादा चाहिए। जब ब्लड फ्लो ज़्यादा चाहिए तो फिर हार्ट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करता है, लेकिन अगर कोरोनरी सप्लाई नहीं मिल पा रही तो फिर एंजाइना पेक्टोरिस होगा। दूसरा है इमोशनल स्टिमुलस हुआ जिसकी वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, वो भी मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, हार्ट रेट को और कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। लेकिन अगर कोरोनरी सप्लाई ठीक नहीं मिल रही तब भी एंजाइना पेक्टोरिस होगा। तीसरा कोल्ड स्टिमुलस होता है तब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और थायराइड हार्मोन्स वो आगे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं, वंस अगेन ज़्यादा वर्कलोड। चौथा है फुल स्टोमक, इसमें भी वर्कलोड, क्योंकि फूड स्टोमक में आई है तो वहाँ पे डाइजेशन होनी है, स्टोमक की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाना है, स्टोमक की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना है, तब भी वहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस कंडीशन में भी हमें एंजाइना पेक्टोरिस होगा। तो एक्सरसाइज, इमोशनल स्टिमुलस, तीसरा कोल्ड स्टिमुलस, चौथा फुल स्टोमक। यानी किसी भी कंडीशन जिसमें अगर वर्कलोड ज़्यादा होता है फाइनली, या फिर कोरोनरी आर्टेरियल सप्लाई इंटरप्टेड होती है, तब हमें ये एंजाइना पेक्टोरिस का पेन देखने को मिलता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ड्रग्स क्या होगी, सिर्फ ब्रीफ से करके देख लेते हैं। ट्रीटमेंट विद ड्रग्स, डिपेंडिंग अपॉन अगर हमने शॉर्ट ट्रीटमेंट करना है या फिर लॉन्ग करना है। अगर हमने शॉर्ट टर्म, जैसे अगर फ़ौरन पेन हुआ, तब हम जो ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं उनका नाम है नाइट्रोग्लाइसरीन। ये ड्रग्स करती क्या है, ये NO रिलीज़ करवाती है, NO, और NO वेजोडाइलेशन कराएगा। जब वेजोडाइलेशन कराएगा तो फाइनली ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा और हार्ट के ऊपर वर्कलोड भी कम हो जाएगा। दूसरी ये है कि अगर हार्ट ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन को थोड़ा स्लो डाउन कर दो, तो वो इसके लिए भी कुछ ज़्यादा मैकेनिज्म होते हैं। तो ये था शॉर्ट टर्म। अगर मॉडरेट बात करें, मॉडरेट टर्म, तो इसके लिए हम दूसरे वेजोडाइलेटर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल एस, जो कि एंजियोटेंसिन 2 को बनवाता है। इसके अलावा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट, A2 एंटागोनिस्ट, कैल्शियम चैनल के ब्लॉकर्स, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्शन को हम कम करें, ताकि वर्कलोड कम हो। कैल्शियम चैनल के ब्लॉकर्स। अगर प्रोलॉन्ग टर्म हमने देखना है, तो हम सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को ही ब्लॉक कर देंगे। उसके लिए ड्रग्स होगी बीटा ब्लॉकर्स, जिसमें प्रोपेनोलोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोपेनोलोल ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म ज़्यादा नहीं होगा और हार्ट के ऊपर वर्कलोड कम से कम होगा। तो वीडियो खत्म हो जाती है यहाँ तक एंजाइना पेक्टोरिस पर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज़।